भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार अनगिनत हैं उनके, उपकार अनगिनत हैं उनके, इस बात को भूलना नहीं। भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। वाह 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 वाह। मुख का निवाला दे अरे, मुख का निवाला दे अरे, जिसने तुम्हें जन्म दिया। मुख के निवाला दे अरे, जिसने तुम्हें जन्म दिया। उस माँ की अहमियत को भूलकर कभी भिगोना नहीं, भूलकर कभी भिगोना नहीं। भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। बहुत खूब। सोकर स्वयं गीले में, सोकर स्वयं गीले में, सुलाया तुम्हें सूखी जगह। सोकर स्वयं गीले में, सुलाया तुम्हें सूखी जगह। माँ की अमी में आँखों को भूलकर कभी भिगोना नहीं, भूलकर कभी भिगोना नहीं। भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो के खास प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच है आदित्य कृष्णम जी, जो एक युवा कवि हैं और इन्हें बाल सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। तो आइए मैं आपको उनसे रूबरू करवाती हूं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार सर। आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। मैं सर्वप्रथम यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वे इस तरह का व्यवस्था किए ताकि इस व्यवस्था से हमारा समाज के साथ साथ हमारा देश का भविष्य आगे बढ़ सके। अर्थात उनसे जुड़े हुए तमाम सहयोगियों को भी उतना ही आभार व्यक्त करता हूँ जितना कि मैं रोशन सर का आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी सर। सर, हमारे दर्शक सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप बेगूसराय से कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेगूसराय से एक दूर दराज क्षेत्र राटन पंचायत से बिलोंग करता हूँ जी। और वहाँ से जुड़ा हुआ क्षेत्र बखरी, समसा, जितपुर, कैरेटार, परिहारा जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मैं राटन से बखरी से बेगूसराय बिलोंग करता हूँ। जी जी सर। सर, आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें। मेरा एजुकेशन क्वालिटी या फिर एजुकेशन बैकग्राउंड, सबसे फर्स्ट मैं बचपन में जीपीएस स्कूल राटन में पढ़ता था और वहाँ पढ़ते पढ़ते मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जी जी। तो मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था और क्रिकेट खेलते खेलते मैं किसी तरह से नावकोठी पहुँचा। और उससे पहले मैं 2012 में लगभग 2012 में जो है देश प्रेम का सर्वश्रेष्ठ प्राइज़ विकास विद्यालय बेगूसराय में मिला। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ उस समय मैं हाफ पैंट और हाफ शर्ट में था। जी जी। और वहाँ के स्टूडेंट को देखा कि वो फुल्ली फॉर्मल ड्रेस में और फिट ड्रेसेस में रहते थे, फिर भी हमारे जैसे परफॉर्मेंस नहीं कर पाते थे। जी जी। तो मैं वहाँ गया तो देखा कि मैं भी इससे बेहतर कर सकता हूँ। तो मुझे शौक़ था कि मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ूँ और मैं प्रयास करूँ कि ऊंचे से ऊंचे ऊंचाइयों को छू सकूँ। सर, हमने सुना है कि आपको बाल सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हाँ, मुझे बाल सर्वश्रेष्ठ प्राइज़ मिला है 2012 में बीपीएस फैमिली के द्वारा। तो इस पुरस्कार में मुख्य योगदान वहाँ के जुड़े हुए विभिन्न गुरुजनों का रहा जी। जिसके कारण मुझे यह सर्वश्रेष्ठ प्राइज़ का मैं हकदार हुआ। जी। तो मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि जिस भूमि पर हम अभी हैं वह भूमि रामधारी सिंह दिनकर का है। जी। और उनका कहना था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वास्तव में यह स्टेटमेंट उतना ही सत्य है जितना कि एक व्यक्ति सोचता है। जी। इस सेंटेंस या वाक्य साधारण वाक्य नहीं है।
इसका अर्थ साधारण नहीं है। तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि किस देश के किसी भी क्षेत्र में, कहने का मतलब यह है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप अपनी लगन से मेहनत कर रहे हैं और कोई डायरेक्शन देने वाला, डायरेक्शन के फॉर्म में हमारे गुरु हैं, माता पिता हो या फिर कोई सीनियर भाई हो या बहन हो, तो अगर उनका गाइडलाइन लेकर हम अगर कोई वर्क करते हैं बेहतर से, तन मन धन से, तो उसमें सफलता मिलना लाजमी होता है और मिलता ही है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देश के या जीवन के किसी भी क्षेत्र में वह अपने कर्म, अपने मन पर विश्वास रख उस पर निरंतर कोशिश करना चाहिए ताकि वह क्षेत्र में हमें महारत हासिल हो सके। जी सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपको सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार मिला, कौन से कविता पे मिला, वो हमारे दर्शकों को सुनाया जाए। मुझे बहुत ही सुंदर कविता मैंने रिप्रेजेंट किया था स्कूल के वर्षगांठ के अवसर पर जी। और वह कविता था, भूलो सभी को मगर, भूलो सभी को मगर, माँ बाप को भूलना नहीं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जब हम जन्म लेते हैं और दुनिया में हम चाहे कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, हर ऊंचाई से ऊंचाई को पहुंचाने वाला या जीवन के सबसे बहुमूल्य व्यक्ति जो होते हैं वह माँ बाप होते हैं। और मैं इस पर प्रस्तुत किया था कविता जो था, भूलो सभी को मगर, भूलो सभी को मगर, माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार अनगिनत हैं उनके, उपकार अनगिनत हैं उनके, इस बात को भूलना नहीं। भूलो सभी को मगर, माँ बाप को भूलना नहीं। वाह वाह वाह। मुख का निवाला दे अरे, मुख का निवाला दे अरे, जिसने तुम्हें जन्म दिया। मुख के निवाला दे अरे, जिसने तुम्हें जन्म दिया। उस माँ की अहमियत को भूलकर कभी भिगोना नहीं, भूलकर कभी भिगोना नहीं। भूलो सभी को मगर, माँ बाप को भूलना नहीं। बहुत खूब। सोकर स्वयं गीले में, सोकर स्वयं गीले में, सुलाया तुम्हें सूखी जगह। सोकर स्वयं गीले में, सुलाया तुम्हें सूखी जगह। माँ की अमी में आँखों को भूलकर कभी भिगोना नहीं, भूलकर कभी भिगोना नहीं। भूलो सभी को मगर, माँ बाप को भूलना नहीं। कितने लड़ाए लार सब, कितने लड़ाए लार सब, अरमान भी पूरे किए। कितने लड़ाए लार सब, अरमान भी पूरे किए। पूरे करो अरमान उनकी, इस बात को भूलना नहीं, इस बात को भूलना नहीं। भूलो सभी को मगर, माँ बाप को भूलना नहीं। कितने सजाए फूल थे हरदम तुम्हारी राहों में। कितने सजाए फूल थे हरदम तुम्हारी राहों में। उस राह भर के राह के कंकर कभी बनना नहीं, कंकर कभी बनना नहीं। भूलो सभी को मगर, माँ बाप को भूलना नहीं। अंत में कवि ने कहा, और वास्तविकता भी यही है, जीवन का मूलभूत पहचान दिलाने वाली माँ होती है। और लास्ट में कवि ने यही कहा, इस कविता के माध्यम से यही स्पष्ट करना चाहा कि दुनिया में चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई पर चले जाओ, चाहे वह दुनिया का कितना भी ऊंचाई से ऊंचाई का क्षेत्र हो, लेकिन माँ से कभी भी ऊंचाई के क्षेत्र पर, माँ से कोई भी ऊंचा नहीं होता है। कहने का मतलब यह है। तो कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया, धन तो मिल जाएगा यारो, धन तो मिल जाएगा यारो, माँ बाप नहीं मिल पाएगा। धन तो मिल जाएगा यारो,
माँ बाप नहीं मिल पाएगा, पल पल पावन उस चरण की, चाह कर भी भूलना नहीं, चाह कर भी भूलना नहीं, भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। तो मैंने यही कविता को भरपूर एक्शन के साथ और प्रस्तुत किया, जिसके कारण जब मैं प्रस्तुत कर रहा था तो उस समय लगभग मंच से बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए थे। ऐसा लगता था कि जैसे कि सन्नाटा छा गया है। मैंने इसको इस तरह से ही रिप्रेजेंट किया था ताकि लगे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। और मेरा हर समय चांस यही रहता है कि मैं किसी भी क्षेत्र में जाऊँ, चाहे वह पोएट का हो या फिर और लाइफ के किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ, मैं चाहता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि उसको ईमानदारी के साथ मन से करूं ताकि उससे कुछ हासिल हो सके। मेरा हर समय प्रयास यही रहता और हर क्षेत्र में प्रयास यही रहता हमारा। जी जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आप कवि लाइन से जुड़े, ये किसी पॉइंट पे आपको लगा कि मुझे कवि लाइन में जाना चाहिए, या फिर आपको स्टार्टिंग में ही इसमें इंटरेस्ट था? नहीं, मैं तो जब स्कूल लाइफ में, जब बीपीएस में मैं पढ़ता था जी, तो मैं उससे पहले स्पीच प्रोग्राम का वाइटल पुरस्कार जीत चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद रहता था कि मैं अगर यह वर्क करूँ तो मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो हमारे स्कूल में वर्षगांठ के अवसर पर प्रोग्राम हर साल हुआ करता था। तो मेरा भी मन था कि मैं भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूं। तो वहाँ के सर के हेल्प से मैं क्लास में अपना रिप्रेजेंटेशन को दिखाया। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपना रिप्रेजेंटेशन को दिखाए और मैं भी दिखाया क्लास में रिप्रेजेंटेशन। तो सर ने मुझे सिलेक्शन कर लिए। वो अजय सर थे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ उनको भी। वो हमें सिलेक्शन किए और बार बार हमें इस पर जहाँ भी थोड़ा सा भी त्रुटि हुआ करता था, बार बार वो हमें सजेशन दिया करते थे, यहाँ थोड़ा सा इस तरह से करना है, यहाँ थोड़ा सा इस तरह से करना है। और मैं उनके बातों पर चलकर थोड़ा सा बेस्ट करने का प्रयास किया। और तब जाकर के सिलेक्शन के लिए मुझे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में भेजा गया और मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया, जिसके कारण मुझे सर सेलेक्ट कर लिए और मैं अपने स्कूल के वर्षगांठ के अवसर पर उसी को रिप्रेजेंट किया, जिसके कारण मैं इतना पॉपुलर हो गया। जी। और स्कूल के हर टीचर, हर बच्चे जानने लगे कि ये मेरे कवि भैया हैं। बहुत खूब सर, आपके आदर्श कौन है और आपको जो ये कवि लाइन से आप जुड़े, इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं इसका पूरा श्रेय, जी, मैं इसका पूरा आदर्श जी, मैं अपने गुरुजन, आदरणीय गुरुजन डॉक्टर अरविंद सर को देना चाहता हूँ। चूँकि वो हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में एक महारत हासिल कर चुके हैं, जो कि मुझे लगता है कि वे इस बेगूसराय के क्षेत्र में नंबर 1 पोजीशन पर है। तो मैं पूरा इनका श्रेय आदरणीय डॉक्टर अरविंद सर को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे सिर्फ बताया ही नहीं करते थे, मुझे एक बेटा की तरह मानते थे और अपने चैम्बर में बुलाकर मुझे बताते थे कि हमें किस तरह से किसी भी बात को रखना है और किस तरह से हमें कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह लाइफ का कोई परिस्थिति क्यों नहीं हो, उस पर कैसे महारत हासिल करना है। सर, आपने कहा कि आप समाज से जुड़े हुए हैं, एक कवि के नाते समाज के प्रति आपका क्या सोच है? समाज, एक कवि होने के नाते एक समाज पर सोच रखना जी, एक जिम्मेदारी होती है। कवि ही नहीं,
देश के हर नागरिक को अपने देश से प्यार होना चाहिए, क्योंकि जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली से ही प्रेम नहीं हो तो औरों से प्रेम रखकर क्या फ़ायदा। कहने का मतलब ये है कि हम जिस देश में हैं, हम जिस देश का नागरिक हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उतने बड़े देश को तो नहीं देख सकूं, लेकिन एक समाज में कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर करता हूं। मेरा मन हर समय यही रहता है कि मैं कुछ बेहतर करूं, जिससे कि एक समाज का भला हो सके। सर, जाति प्रथा हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा होती है और बिहार में तो खासकर, इस पर आपका क्या सोच है? इस पर विभिन्न लोगों का विभिन्न सोच होता है, लेकिन मेरा मानना है, मेरा सोच है कि खास करके बिहार, व्यक्ति भी कहा करते हैं कि बिहार में बाहर है। कहने का मतलब ये है, बाहर तो है ही, लेकिन दुर्भाग्य यह भी है कि हमारे बिहार के बहुत कम व्यक्ति शिक्षित हैं, जो कि सारे सिस्टम को समझते हैं, और अधिकांश तो ऐसे समाज हैं जो कि पढ़े लिखे ही नहीं हैं। तो अंधविश्वास इस कंडीशन में पैदा होना तो तय है। तो यही कारण है कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की जाति प्रथा ही नहीं बल्कि और तरह का अनैतिक प्रथाओं का जन्म होता है। तो आज भी हमारे बिहार में या हमारे देश में जाति प्रथा बना हुआ है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इसको हम कैसे खत्म, क्योंकि कभी जब एक सिस्टम चल रहा होता है तो उस सिस्टम को जब कुछ व्यक्ति ही नहीं, हर व्यक्ति लगभग आंख बंद कर फॉलो करते हैं, वो अपनी चेतना को खो देते हैं, समझते नहीं हैं इस बात को। तो जो इस बात को समझते हैं उन्हें तो दर्द होगा ही। तो मैं कहना चाहता हूँ, अरे मानवो अब तो सुधरो, अरे मानवो अब तो सुधरो, जाति रूपी चोला को खोलो, अरे मानवो अब तो सुधरो, जाति रूपी चोला को खोलो, अपने जीवन को संभालो, अपने जीवन को संभालो, अपने सपने को साकारो, अपने सपनों को साकारो, जन जन में ये बात फैलाओ, नहीं मिलता जीवन बारंबार, साथ ही करना सीखो प्यार, ना कोई जाति ना कोई मजहब, सब है साथी एक समान। जब ये बात हमारा समाज समझ जाएगा, और यह बात हमारा समाज तभी समझेगा जब हमारा समाज शिक्षित होगा। सर, आप किस टाइप का कविता लिखते हैं? मैं विशेषकर एक स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं उन पहलुओं पर विशेष फोकस देता हूँ जो वर्तमान में समाज की स्थिति है, या फिर देश की स्थिति है, या फिर शिक्षा से जुड़ा हुआ। कहने का मतलब ये कि पढ़ाई करने के बाद जो भी टाइम मिलता है तो इंटरटेनमेंट के जगह पर मैं कुछ न कुछ सोचते रहता हूँ और प्रयास करता हूँ कि मैं ऐसा सोचने का प्रयास करता हूँ कि जिससे कि उस फील्ड में भी मैं कुछ महारत हासिल कर सकूँ। तो मेरा प्रयास होता है कि समाज में, देश में जो वर्तमान स्थिति में जो बेकाबू स्थिति चल रहा है, उस स्थिति पर मैं फोकस देता हूँ और लिखता हूँ कविता। सर, 2 लाइन अपने कविता का हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ, बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और दर्शक को कहना चाहता हूँ कि या दर्शक, जब भी तुम्हारा प्रयास हो तो प्रयास करना कि एक अच्छे व्यक्ति बन एक समाज को अच्छे दिशा में ले जाऊं। कहने का मतलब ये है कहना कि मैं कहता हूँ राम राज में जैसा हुआ था वैसा हो,
मैं कहता हूँ राम राज में जैसा हुआ था वैसा हो, वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो, एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो तुमको पैर पकड़ करके इस तरह से खींचेंगे, कहेंगे कि अगर दो व्यक्ति लड़ रहा है तो उस लड़ने के बीच तुम कुछ फायदा उठाओ। लेकिन मैं कहता हूं ऐ दर्शक, वैसा मत करना। राम राज में जैसा हुआ था वैसा हो। जी। उस समाज के गिद्धों के पीछे मत दौड़ना, और दौड़ना ही है तो कुछ अच्छे करके दौड़ना। जी सर, आप एक कवि हैं और किस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं? मैं एक कवि होने के नाते समाज के एक और बहुत बड़े दायित्व को लेकर चल रहा हूं, और प्रयास है कि मैं जीवन के किसी भी क्षेत्र में रहूं तो यह दिया हुआ मां सरस्वती की दिया हुआ कर्तव्य को मैं नहीं भूल सकता। मैं अपने समाज का, अपने क्षेत्र का एक टीचर भी हूँ, जिसके नाते मैं बच्चे को डिफरेंट टाइप से एक पढ़ाई को रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट बेहतर से समझ सके, उनको किसी तरह का परेशानी नहीं हो, परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि मैं पढ़ाई भी करता हूँ, पढ़ता हूँ भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, और दूसरे कंडीशन है देश दुनिया कवि सम्मेलन, चाहे स्पीच का प्रोग्राम हो, डिफरेंट सिचुएशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा प्रयास होता है कि मुझे जो भी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को मैं अपने बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करूं, ताकि मेरे बच्चे कल इनके जब कंधे पे जब भार पड़ेगा तो ये भी अपने दायित्व को समझे और ये भी एक समाज का बेस्ट व्यक्ति बने। सर, कवि लोग का इनकम सोर्स कहाँ तक है, ये हमारी जनता जानना चाहती है। कवि का इनकम स्रोत तो अलग अलग डायरेक्शन में है। कहने का मतलब यह है कि जब एक कवि एक गहराई को प्राप्त करता है उस क्षेत्र में, तो उनका इनकम स्रोत कुछ सरकार के हेल्प से, कुछ समाज के हेल्प से, और जब वो एक कवि होते हैं तो पत्र पत्रिकाओं में, बुक में, अखबारों में, डिफरेंट के साहित्य के क्षेत्र में वो अपना रुचि को रखते हैं, जिनसे उनका आय स्रोत चलता है, उनके जीवन का निर्वाह होता है। तो एक कवि अगर चाहे तो इस क्षेत्र में भी बेहतर अपना जीने का सलीका के साथ साथ अपने समाज के अन्य पहलुओं को भी रख कर जी सकता है। सर, आप एक युवा हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारी युवा देख रही हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैम, मैं इन महान युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे जो भी देश हो, वह देश का मेन इंजन जो होता है वह युवा होता है। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी हो, उस गाड़ी में इंजन नहीं हो, तो जो वो स्थिति होगा वही देश का स्थिति होगा। जिस देश का युवा मर जाएगा, जिस देश के युवा के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा, वह देश गर्त में समा जाएगा, और गर्त में समाने से इसे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं अपने इन महान युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि सिर्फ कवि के क्षेत्र में ही नहीं, आप जो किसी भी क्षेत्र में हो, आप उस क्षेत्र में आप तन मन धन लगाकर इस तरह से प्रयास करें ताकि आप उस क्षेत्र में महारत हासिल कर सके। क्योंकि देश सेवा करना है तो देश सेवा, देश प्रेम
का मेन मकसद ही होता है कि देश में जो भी चीज़ है उन सभी से प्रेम, ना कि सिर्फ शिक्षा, गरीबी, एक कवि बनना, एक टीचर बनना या फिर अन्य टाइप के अच्छे व्यक्ति बनना। ये भी एक देश का नमूना नहीं है, बल्कि देश का नमूना यह भी है कि आप जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ भी हैं, ईमानदारी से अपने तन मन धन से उस डायरेक्शन में मेहनत करते रहें और कोशिश करें कि मैं एक समाज के व्यक्ति होने के नाते मैं दूसरे व्यक्ति को भी समय समय पर हेल्प कर सकूं। बस यही मेरा आशा है इन युवाओं से, ताकि यह हमारे युवा आगे चलकर अपने देश को एक अच्छा, एक सुसज्जित देश बना सकें। जी सर, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे केवी स्टूडियो आए, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? मुझे वास्तव में यहाँ आकर बहुत बहुत अच्छा लगा, जो कि मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ की व्यवस्था एक नागरिक का व्यवस्था नहीं है, एक समाज, एक राष्ट्र, एक देश, एक युवा। कहने का मतलब यह है कि देश के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर आकर हम अपने देश, अपने समाज के नागरिक को यह बता सकते हैं कि समाज में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है और तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे संभलना है। तो यह तरीका जो मुझे लगता है, यह प्लेटफॉर्म जो मुझे लगता है कि आगे चलकर मैं कामना करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, और डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत बार बार प्रणाम करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप जो भी किए वो एक छात्र ही नहीं, एक समाज के व्यक्ति होने के नाते आप बहुत कुछ किए, और आपका यह प्रयास चलता रहे जिससे कि एक देश का हर नागरिक आपके तरह ही इस समाज में जन्म ले, ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हेल्प कर सके और समाज के लिए भी कुछ हेल्प कर सके। यही तो देश सेवा है। तो मैं रोशन सर को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ, बार बार प्रणाम करना चाहता हूँ कि यह केवी स्टूडियो ही नहीं है, एक देश सेवा का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, जो मुझे इस तरह का कंडीशन में भी मैं आकर यहाँ अपना सेवा देने का प्रयास किया हूँ।